खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। PT4 का जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। अब हम कुछ जो बाकी रह गया है वो सब कुछ करने वाले हैं। आपके जो चैप्टर हैं, लिटरेचर के जो पार्ट हैं वो भी खत्म हो चुके हैं और व्याकरण के भी आपको बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो मिलते रहते हैं। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, जल्दी से अपना कार्य जो है वो करें और कॉपीज चेक करवाएं। आज हम आपके दो विषय लेंगे, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश। हम सभी जानते हैं गद्य किसे कहते हैं, जो लिटरेचर, जो कहानियां आप पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, वो गद्य भाग होता है। पद्यांश पद्य भाग होता है, वो क्या होता है, कविताएं। कविताएं पद्य में आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पद्यांश। और गद्यांश जो लिटरेचर पाठों का होता है, पाठ जिसमें आते हैं। तो हम आज पठित गद्यांश, पठित पद्यांश पढ़ेंगे। पठित का मतलब है जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे सिलेबस में पाठ है। अपठित का है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसके बारे में अगर आ जाए तो वो अपठित होता है। पठित का मतलब है जो हमारी बुक में है, जो लेसन या जो कविता हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड गद्यांश और काव्यांश। ये नहीं है बच्चे कि आपने गद्यांश या काव्यांश पहले नहीं किए हैं, हमने बहुत अच्छे ढंग से किए हैं और सबको पता है कि गद्यांश और काव्यांश क्या होते हैं। आज पठित गद्यांश में हम लेसन लेंगे आपका पाठ 14, खान पान की बदलती तस्वीर। सभी अपनी अपनी बुक्स निकालिए और जो मैं एक पैरा आपको दे रही हूँ वो पैरा आप अपने सामने रखिए, ठीक है। और उसी गद्य भाग में से प्रश्न मैं पूछूंगी, उस प्रश्न के उत्तर जो हैं आप इसमें से पढ़कर अच्छी तरह से समझकर देंगे। पाठ 14, खान पान की बदलती तस्वीर, पेज नंबर 102। मिल गया बेटा? शुरू करें। पहला पैराग्राफ है, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। यहां से शुरू करेंगे हम। पिछले लास्ट में अजनबी नहीं रहे, लास्ट वाली लाइन, अजनबी नहीं रहे। ठीक है जी, यहां तक। तो अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूं, आप भी पढ़ें मेरे साथ साथ और इसको सामने रखकर ये जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसके उत्तर आप लिखेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। हमने लेसन पढ़ा है अच्छे ढंग से, हमें पता है कि हम यहाँ पे खान पान की बदलाव जो हमारे में आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, न्यूडल जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज न्यूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। यहाँ तक ये पूरा पैरा जो है इसे आप एक बार फिर से अपने मन में दोहराएं, ठीक है। पहला प्रश्न
हर गद्यांश का पहला प्रश्न यही होता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण भारत के व्यंजनों का नाम लिखें या नाम बताएं। तीसरा, उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति सारे देश में फैल चुकी है? चौथा प्रश्न बनेगा, फास्ट फूड का क्या अर्थ है? पांचवा, फास्ट फूड में कौन सी चीजें शामिल हैं? ठीक है बेटा। अब पहला प्रश्न, चूंकि हम पैराग्राफ अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं तो हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार पैरा फिर से दोहराते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध हैं और अब उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां खान पान की बदलती तस्वीर पाठ से ली गई हैं। पाठ का नाम लिखना है आपको, ठीक है बेटा। प्रस्तुत पंक्तियां खान पान की बदलती तस्वीर पाठ से ली गई हैं। दक्षिण भारत के व्यंजनों के नाम बताएं। अब सेकेंड लाइन में ही आपने सभी दक्षिण भारत व्यंजनों के नाम लिए थे। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम, ये सब दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं। उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति सारे देश में फैल चुकी है? अब यहाँ पे फोर्थ लाइन, उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। आपके
आपके जो आंसर होते हैं ना बेटा, वो आपके गद्यांश में से ही होते हैं। जो पैरा आपको दिया जाता है उसी में से ही होते हैं। तो आपको प्रश्नों के उत्तर जो हैं उसमें से ढूंढकर निकालने हैं। तो उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति सारे देश में फैल चुकी है? उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति सारे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड का क्या अर्थ है? फास्ट फूड का अर्थ है तुरंत भोजन, वह भोजन जो झटपट बनाया जा सके। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बुक में लास्ट लाइन्स, फास्ट फूड तुरंत भोजन। फास्ट फूड का अर्थ क्या है? तुरंत भोजन जो जल्दी से बनाया जा सके। फास्ट फूड में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो यहाँ पे भी दिया है, फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स आदि चीजें जो हैं वो शामिल हैं। फास्ट फूड में बर्गर और नूडल्स जैसी चीजें शामिल हैं। तो आपके जो उत्तर हैं वो सारे इस पैराग्राफ में ही दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी ढंग से समझ आ गया होगा कि गद्यांश हमने कैसे करना है। जो एक आपको पैराग्राफ दिया गया है उसी में से सारे उत्तर जो हैं वो आपने ढूंढने हैं। अब बेटा हम करेंगे काव्यांश। काव्यांश के लिए हम लेंगे पाठ 16 बोर और बरखा। उसका हम पैराग्राफ ले रहे हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। ये पूरा पैराग्राफ हम लेंगे। आया को तारे। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अगर आपको काव्य जो लाइनें हैं उनका अर्थ अच्छी ढंग से आता है तो आपको काव्यांश करने में या पद्यांश करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की बारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झंकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ढाटे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहत, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आपको ये अच्छी ढंग से करवाया गया है, ये लेसन आपने कर लिया है तो आपको इसका पूरा अर्थ भी पता है। उस हिसाब से जो प्रश्न है वो उसके उत्तर आपने देने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, आपको प्रश्न जब पद्यांश में पूछे जाते हैं तो आप कविता की ही लाइनें उठाकर उत्तर में लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको उसका गद्य भाग लिखना है, मतलब आपको कविता की लाइनें नहीं लिखनी है, उसके प्रश्न का उत्तर बनाकर लिखना है। क्योंकि आपने व्याख्या जो है आपको अच्छे ढंग से करवाई गई है, आप समझे हैं इस व्याख्या को, तो जो आपको समझ आता है उस उत्तर उस हिसाब से आपने देना है। तो पहला प्रश्न हमेशा काव्यांश का क्या होता है? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से या किस पद्य से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? दूसरा प्रश्न,
किसे जगाया जा रहा है? गोपियां क्या कर रही हैं? ग्वाले हाथ में क्या लेकर श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं? ठीक, तो आपने जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि काव्य जो है वो पूरा किया है हमने, आपको इसका मतलब भी पता है। सबसे पहले प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो क्या उत्तर होगा इसका? प्रस्तुत पंक्तियां भोर और बरखा कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां भोर और बरखा कविता से ली गई हैं। इस काव्यांश के कवि कौन हैं? इस काव्यांश की कवित्री मीराबाई हैं। ठीक, क्या उत्तर लिखेंगे? इस काव्यांश की कवित्री मीराबाई हैं। काव्यांश में किसे जगाया जा रहा है? किसे जगाने की बात हो रही है? उठो मेरे ललना बंसी वाले। तो काव्यांश में श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। तो गोपियां क्या कर रही हैं? दही को मथ रही हैं, ग्राइंड कर रही हैं। गोपियां दही मथ रही हैं। जो भी आंसर है वो आपके काव्य में ही होगा। यहीं से पढ़कर उसका उत्तर समझकर, व्याख्या समझकर आपको लिखना है। ग्वाले हाथ में क्या लेकर श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं? देखिए लास्ट जो लाइन है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो ग्वाले हाथ में क्या लेकर श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं? ग्वाले हाथ में मक्खन और रोटी लेकर श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, गद्यांश और काव्यांश में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। जैसे भी स्पेलिंग आपके प्रश्न में दिए जाते हैं, उत्तर में भी वही स्पेलिंग लिखें। और पद्यांश में मैं फिर से बता रही हूँ कि केवल कविता की लाइनें नहीं लिखनी होती हैं, आपको उसका अर्थ समझकर गद्य भाग में उसका उत्तर देना है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको गद्यांश और काव्यांश अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आप अच्छे ढंग से कर भी लेंगे। धन्यवाद।